नई नई शादी होकर आई पत्नी को प्यार करने वाले मंजीत सिंह अपनी पत्नी को घुमाने निकले ऑटो से। ऑटो वाले आते वजह से बैठे, ऑटो वाले ने शीशा सेट किया, पत्नी का चेहरा शीशे में। समझदार सरदार को गुस्सा आया, लगा कि ऑटो वाला बदमाश है कि शीशे में पत्नी का चेहरा देख रहा है। तो तुरंत इन्होंने विकल्प निकाला, डांटा ऑटो वाले को, बेवकूफ ये क्या बदमाशी कर रहा है, चल पीछे बैठ, ऑटो में चलाऊंगा। कोई भी प्रयोग कर सकते हैं सर, क्योंकि बड़े प्रयोगवादी कवि हैं, पहले प्रेम की कविताएं लिखते थे। कल सम्मेलन पढ़ के लौटे, मोहल्ले में पहलवान साहब मिल गए। पहलवान साहब ने एक सवाल किया, मंजीत सिंह ने जवाब दिया, बस उसी दिन से प्रेम का अंतिम संस्कार। पहलवान ने पूछा, मंजीत बता कि प्रेम और इश्क में क्या फर्क होता है। मंजीत ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, बोले पहलवान जी, जो आप अपनी बेटी से करते हैं वो प्रेम है, और जो मैं आपकी बेटी से करता हूं उस दिन से हास्यवंती कवि हो गए। एक दिन रात को 12 बजे मुझे फोन किया, बिल्कुल सही टाइम, रात को 12 बजे। कमिश्नर साहब रात को 12 बजे मैंने डॉक्टर अवस्थी नई कविता लिखी, सुनाना चाहता हूं। मैंने यार मंजीत सुबह सुनाने वाला, नहीं नहीं अभी सुनना। मैंने सरदार आदमी कविता नहीं सुनेंगे, पता नहीं क्या स्थिति हो गई, तो मैंने सुना दे भाई। तो अगले आदमी ने जो कविता सुनाई, बड़ी शानदार, बड़ी जानदार, बड़ी महत्वपूर्ण कविता थी। कविता अच्छी लगे तो भरपूर तालियों से मंजीत सिंह को काय पाठ के लिए बुलाना। देश के तमाम बहुत देशों की उन्होंने यात्राएं की हैं, लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। उन्होंने कविता सुनाई, बोले खिड़की पे जाके देखा, रात को 12 बजे खिड़की पे जाके देखा तो सड़क पे कोई न था। बहुत अच्छे, अगली पंक्ति और सुना दे। और अगली पंक्ति तो कमाल की ही थी। बोले रात को 12 बजे खिड़की पे जाके देखा तो सड़क पे कोई न था, और जब सड़क पे जाके देखा तो खिड़की पे कोई न था। कविताओं में तरह तरह के प्रयोग करना है। सरदार मंजीत सिंह, इनका संचालन अच्छा लगा। अब इनसे आप लगाए उठा के एक बार जोरदार ताली बजाइए सरदार मंजीत सिंह के लिए। बड़े ही अंतरराष्ट्रीय अपमान के साथ मुझे बुलाया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस बात के लिए। अब बारी बारी से जरा जवाब भी तो तुम 12 बजा रहे थे। घड़ी मेरी है, पिताजी ने दिलवाई थी, जब चाहूंगा बजा लूंगा, तुम्हें क्या लेना इससे। अरे दूसरी बात यह है कि अगर कोई विज्ञान के विद्यार्थी ना भी हो तब भी पता है हमें कि यहाँ सूरज डूब गया तो वहां अमेरिका में जो है निकला हुआ है। भाई कहीं भी है, 12 हर जगह बजे ही रहते हैं, देश में संसार में बजे रहते हैं। आप उसके हिसाब से काम करते रहते हैं। और वैसे बड़ा पवित्र मामला है, 12 का बड़ा पवित्र मामला है। देखिए भगवान राम जी का जन्म जो है वो दिन के 12 बजे हुआ। कृष्ण जी का जन्म कब हुआ? रात के 12 बजे। राम जी हुए त्रेता में, कृष्ण जी हुए द्वापर में। अब ये कलयुग चल रहा है, किसी देवता ने अवतार लेना था, सरदारों ने लिख लिया। और ये देवता वाली बात ही तो है। देखो जो आदमी एमपी नहीं बन सकता था वोट लेके, वो पीएम बन गया देश का। मेरी फोटो लगा के पूजा किया करो सुबह। ईमानदारी से तो यही है। अब आप देखिए ईमानदारी की बात यह है कि ये वो रात के 12 बजे बोलो यहाँ लिखा तो कोई नहीं था। ये ऐसे जैसे हम ही मूर्ख हैं, सरदारों से बुद्धिमान कोई नहीं आजकल। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, लोकसभा के चुनाव हुए, खूब गर्मी पड़ रही थी, आपको याद होगा। सोनिया गांधी यहाँ घूम रही है, वहां घूम रही है, कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। राहुल गांधी यहाँ सो रहे हैं, वहां खा रहे हैं, कांग्रेस को वोट दो। लोगों ने दे दिए। अब प्रधानमंत्री कौन बना? वो बंदा बना जो एसी में ऑपरेशन करा के सोया पड़ा था। अगर इन्हें कहीं कुछ नहीं किया है प्रधानमंत्री देश का, बताओ इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? ये स्थितियां साहब। ये तो मैं तो ऐसे मिलते रहते। मेरे को मैं बिहार यात्रा में जा रहा था, एक बार एक लंबे चौड़े चाचा भतीजा मिल गए, और वो चाचा ने पूछ लिया, बोले सरदार जी एक बात बताइए। मैंने कहा जी पूछिए। बोले सरदारों की बुद्धि कहाँ होती है? मेरे से पूछ रहा है। तो मैंने पहले वो देखा, लंबा चौड़ा खली बली। उन दिनों मेरी सेहत दिनेश बावरा जैसी होती थी। हाँ मैंने हाथ
हाथ जोड़ लिए। मैं कहा जी मेरे को तो पता नहीं, और मैं दिन में ऊपर वाली सीट पे जाके सो गया। अब थोड़ी देर में क्या हुआ, भतीजा बोला चाचा मेरे हाथ में खुजली चल रही है, खारिश चल रही है, मेरा मन करता है ट्रेन की जंजीर खींच दूं। चाचा बोला बिल्कुल मत खींच देना, 500 रुपए जुर्माना लगता है। और नहीं, मेरा मन था, मेरा सपना था, 300 तो है जेब में। चाचा बोला 200 मेरे में भी पड़े तो खींच ले, देखी जाएगी जो होगा। साहब उन्होंने जंजीर खींच दी, पुलिस आ गई, गार्ड आ गए, किसने खींची किसने खींची। अब चाचा का दिमाग तेज था, डॉक्टर सुरेश अवस्थी की तरह, इशारा कर दिया, बोला सरदार जी ने खींची। उन्होंने मुझे नीचे उतार लिया, बोला आपने खींची? मैंने कहा साहब खींची। तो बोले क्यों खींची? मैंने कहा जनाब 500 रुपए जेब में थे, 300 इस बदमाश ने छीन लिए। अरे दूसरे की तलाशी ले लो, 200 इसकी जेब में मिलेंगे। अब जंजीर खींचू ना तो क्या करूं? तो पुलिस वालों ने अपनी आदत के विपरीत मेरे को 500 रुपए वापस दिलवाए। और जब वो चाचा जी को पकड़कर चलने लगे तो मैंने पूछ लिया, मैं पता लग गया सरदारों की बुद्धि कहां होती है नहीं होती है। भाई साहब पूछने लगे बोले सरदार लोग पगड़ी क्यों बांधते हैं? मैं कहा भाई साहब पगड़ी इसलिए बांधते हैं कि दिमाग सेंटर में रहे, कारण है साहब। अच्छा मेरे को तो समझ में नहीं आया, वो कीर्ति जी जो है सुना रही थी कि ऐसे कैसे होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है आंखों में फागुन की मस्ती, उस तमाम जो है शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। अब आपका ब्याह हुए इतना जमाना हो गया, आपने गीत भी लिख दिया, फिर शायद को लगा रखा है। कंफर्म करके बताओ कि ऐसा ही होता है, अगर तो नहीं होता तो ना से, अगर होता तो नई पीढ़ी को सबक तो सीख ले। भाई किसी की आंख में मस्ती तो पता लगे कि पहला पहला प्यार है, अभी तो कंफ्यूजन में पड़ा रहा है, बाद में कई दिन पता लगेगा ये तो नहीं था, तीसरे वाला था। दिक्कत हो सकती है साहब। और किसी ने पूछा लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कौन सी बढ़िया है? तो भाई ने कहा भी लव मैरिज ही बढ़िया होती है, क्योंकि अरेंज मैरिज में तो ये भी स्थिति हो सकती है कि माल जो है पुराना मिल जाए किसी और का। लव मैरिज में पता तो है कि मामला जो है बिल्कुल सही का सही है। लेकिन साहब उन्होंने एक कविता और पढ़ी, पाकिस्तान के बारे में 3 रंग वहां फहराएंगे। देखो मैं आपसे सहमत नहीं हूं, वहां क्यों फहराएंगे? भूखड़ देश में आप क्यों जाएंगे? उनके सालों का कर्जा ही पहले बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, आप तो कर्जा देते देते मर लेंगे। आप इसकी जगह किसी और तरफ चल पड़ेंगे, लंका फंका इधर जहां जिनका किराए ना लगे ज्यादा और मामला भी फिट हो जाए, ठीक है ना, और अपना देश राज करे। उन्होंने क्या यहाँ बीच में मैं अपना काम कर रहा हूँ, बोला हाँ, और थोड़ी देर बाद तुम ना करेगा तो क्या मैं बंद कर दूंगा? ऐसा नहीं है भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन आपको तो पहले पक्की बात बताता हूँ, मैं लंबी कविता नहीं पढ़ूंगा। उमेश जी बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। देखिए ये साहित्य का अनुष्ठान है और इसमें सबकी सहभागिता है, आप लोग जो आए हैं उनका भी योगदान है, और जो कार्यक्रम दैनिक जागरण ने किया इसका भी महत्व है। कहीं मुनव्वर राना कहते हैं कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। वाह, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और यही थामे हुए हैं गिरती इस दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, ये तमाम स्पॉन्सर जिनके नाम लिखे हुए हैं और तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, साक्षी हैं, गवाह हैं इस अनुष्ठान के, इस आयोजन के। मैं साहब बताऊंगा आपको, मैं लंबी कविता नहीं सुनाऊंगा क्योंकि 5 मिनट सुना देता हूं, मेरी बारी है, मैं बोलूंगा अपने आप, तुम्हारे कहने से कुछ सुनाऊंगा। भाई जब तक मेरा ब्याह नहीं हुआ था तब तक बात अलग थी, जब हो गया तो फिर मैं जानूं और वो जाने। अब ये मंच है, ये सामने वाले हैं, ठीक है ना भाई। अब मेरे वाड़ा पूरा बजा रहे थे जब, तो मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं बैठा बैठा सुन रहा था। ऐसा थोड़ी है, ये तो मनमोहन जी चुप रहते होंगे, हम तो भाई मुझे तो कोई डांट सकता, तो कीर्ति काले ही डांट सकती है कि सरदारों को मैडम ही डांट सकती, दूसरे नहीं। इनका आके वही डांटा है भाई, फालतू क्यों। वो था लंबी कविता के बड़े नुकसान है। एक आदमी ने एक कवि ने लंबी कविता पढ़ दी, तो सामने बैठा हुआ जो मुख्य अतिथि था वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मुकदमा चला उस पर, जज ने कहा कवि
तेरी वजह से देश का एक जो है होनहार नेता चल बसा, तेरे पे मुकदमा चलेगा, तेरे को फांसी की सजा दी जाती है, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो वो कवि बोला, जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको भी सुनाना चाहता हूं। कार्यक्रम कितना लंबा चला इसकी कोई मतलब बात नहीं है, कैसा चला ये महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय उंगलेश और डॉक्टर उंगलेश जी कहते हैं कि बेवजह बोझ ना कोई दिल पे भारी रखिए, कि बेवजह बोझ ना कोई दिल पे भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, और कितने दिन जिंदा रहे, कि कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इस बात की शुमारी रखिए। उन्होंने अपने गीत में पाकिस्तान पर जो है पूरा आक्रमण किया। अब वो गीत में पढ़ा, मैं हास्य का कवि हूं, पाकिस्तान को हास्य में भी निपटाया जा सकता है। रचना देखिए कैसे आप मजे दे, मस्ती से, जब अगले को नाराज भी ना हो और निबट भी जाए, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चौका है, तो मस्ती लीजिए। हास्य में कैसे पाकिस्तान को निपटाया जा सकता है कि डॉक्टर ने मरीज को चेक किया तो पाया मरीज की हड्डियां भ्रष्टाचार की तरह साफ नजर आ रही थी, कि मरीज की हड्डियां भ्रष्टाचार की तरह साफ नजर आ रही थी, उसकी छाती नेता के चरित्र की भांति धंसती चली जा रही थी, और नसें अमरीकी अकड़ की तरह उभर आई थी, कि नसें अमरीकी अकड़ की तरह उभर आई थी, और सींकियां टांगे विश्व की अर्थव्यवस्था की तरह लड़खड़ा रही थी। तो हंसी को रोकते हुए डॉक्टर बोला, मैं फीस नहीं लूंगा, तुम मत घबराओ, पर तुम्हें बीमारी क्या जरा ये तो बताओ। तो मरीज बोला, मेरे बचने की कोई आस नहीं है, कि मेरे बचने की कोई आस नहीं है, वैसे बीमारी मुझे कुछ खास नहीं है, पिछले एक हफ्ते से खुमारी छा गई है, छाती फूल गई है, हाथों टांगों में सूजन आ गई है। वाह। तो डॉक्टर बोला, ये रोग तो पाकिस्तानी है। डॉक्टर बोला, ये रोग तो पाकिस्तानी है, इसमें सिर्फ एक दवा काम आती है, कि ये रोग तो पाकिस्तानी है, इसमें सिर्फ एक दवा काम आती है, पड़ोसी से पिटाई खाते ही सूजन अपने आप उतर जाती है। और रचना देखिए आप, बैंक की रचना है, बैंक की ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। देखो अपने मामले में जो है कम से कम 500 का नोट तो आया, इनके कविताओं में चवन्नी नहीं आ गई थी। महंगी कविता है बड़ी। वो भी दूसरे का ही 500 है, 300 दूसरे का तो मेरा है, मेरे पास ही रहेगा। ऐसे थोड़ी है, वहां भी 500 रुपए वहां भी क्यों देख ले, रेल में भी 500 थे, 500 से कमा को बात ही नहीं करते, ये थोड़ी 5-10 रुपए में चलती है। हाँ देखिए मजा लीजिए आप, कि ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया, दुकानदार ने जांचा परखा और नकली कह के वापस लौटाया। तो ग्राहक बोला, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है बिल्कुल धांसू है, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है बिल्कुल धांसू है। तो दुकानदार बोला, आरबीआई और धागा तो ठीक है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू है। लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू है। तो ग्राहक बोला, तुम ठीक कह रहे हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं, ये तुम ठीक कह रहे हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं, ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शायद। शिक्षा के देखिए, दो जमाने में पहले दो व्यवसाय बहुत पवित्र और हुआ करते थे, पूजनीय हुआ करते थे, एक पढ़ाई का, एक दवाई का। डॉक्टरी का व्यवसाय और शिक्षा का व्यवसाय। शिक्षा के व्यवसाय की खामियां हमारे भाई दिनेश बावरा ने आपको बताई। मैं एक आपको छोटी सी रचना, जो चिकित्सा व्यवसाय के अंदर जो व्यवसायीकरण आ गया है, बीमारियां आ गई, छोटी सी रचना देखिए आप तक पहुंचे। कि 5 सितारा अस्पताल के वेंटिलेटर में फंसा पिता मौत से लड़ रहा था। 5 सितारा अस्पताल के वेंटिलेटर में फंसा पिता मौत से लड़ रहा था, और बेटा आंसुओं से अपनी आंखें गीली कर रहा था। तो डॉक्टर को देखते ही बेटे ने कहा, मेरे पिता को बचाइए, मेरे पिता को बचाइए। डॉक्टर बोला, जरूरी ऑपरेशन करना पड़ेगा, पहले 2 लाख जमा कराइए। तो बेटे के अरमानों पर जम चुकी थी राख, कि बेटे के अरमानों पर जम चुकी थी राख, क्योंकि बड़े अस्पताल के चक्कर में वो पहले ही फूंक चुका था 8 लाख। इतने में एक चपरासी का हाथ उसके कंधे पर आया और उसने बताया कि मैं तुम्हारे 2 लाख बचा देता हूं, एक वादा तुम भी निभाना। मैं तुम्हारे 2 लाख बचा देता हूं, एक वादा तुम भी निभाना। तुम्हारे पिता की मृत्यु 2 घंटे पहले ही हो चुकी है, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, किसी और को मत बताना, किसी और को। नवीन अरोड़ा जी, जिन्होंने DIG हैं, वो